नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के एक महान लेखक प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इसे लिखा किसने, फिर मिलेंगे हमारे दो हीरो बैलों से, उनके मुश्किल भरे सफर को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये कहानी असल में कहना क्या चाहती है, इसका असली मतलब क्या है। तो सबसे पहले कहानी को समझने से भी पहले उसके कहानीकार को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ये जो एक लाइन है ना, यही प्रेमचंद के लिखने का पूरा सार है। वो सिर्फ किस्से कहानियां नहीं सुना रहे थे। अरे वो तो अपनी कलम से, अपने शब्दों से समाज को बदलने की एक लड़ाई लड़ रहे थे। उनका पूरा जीवन बस उसी दुनिया के बारे में लिखने में गुजरा जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। किसानों का संघर्ष, गरीबों की तकलीफें और आज़ादी की लड़ाई। और सोचिए, असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। इससे साफ पता चलता है कि वो अपने आदर्शों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। चलिए अब मिलते हैं कहानी के असली हीरो से। और ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर हैं। तो कहानी के सेंटर में है दो बैल, हीरा और मोती। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरे। हीरा जो है वो काफी सहनशील है, शांत है, और दूसरी तरफ है मोती, थोड़ा गर्म दिमाग का, गुस्सैल और हर बात पर बगावत करने को तैयार। प्रेमचंद यहीं पर दिखाते हैं कि इन दोनों का रिश्ता कितना गहरा था। वो आपस में एक मूक भाषा में, मतलब बिना कुछ बोले ही बात कर लेते थे। एक ऐसी जुबान जिसे हम इंसान कभी समझ ही नहीं सकते। उनकी दोस्ती सच में शब्दों से बहुत ऊपर थी। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब अपने मालिक झूरी के साथ उनकी यह सुकून भरी जिंदगी अचानक से बिखर जाती है। और यहां उनका पहला कदम ही बगावत का होता है। वो इस नई सच्चाई को मानने से साफ इनकार कर देते हैं और बस अपनी असली जगह लौटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। उन्हें लगता है जैसे उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया हो, और ये धोखा, ये अपमान उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जब वो घर वापस पहुंचते हैं ना, तो गांव के बच्चे ऐसे तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हों। लेकिन ये आज़ादी बस कुछ ही देर की मेहमान थी। झूरी की पत्नी गुस्से से आग बबूला हो जाती है, उन्हें नमक हराम तक कह देती है, और ये बात उनके दिल पर लगती है। और फिर जल्द ही उसका भाई गया उन्हें वापस ले जाने के लिए आ धमकता है, और इस बार तो वो और भी ज्यादा सख्त था। अब कहानी का जो अगला पड़ाव है वो उनके रिश्ते और उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। गया के घर पर तो उन पर जुल्म की इंतहा हो जाती है। बहुत ज्यादा क्रूरता, दिन रात मेहनत, और खाने को क्या, बस सूखा भूसा। इस बेइज्जती से उनका हौसला लगभग टूट ही जाता है। लेकिन तभी एक छोटी सी मेहरबानी, उम्मीद की एक किरण बनकर आती है। वहां एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी मां नहीं थी, और वो बेचारी भी घर में जुल्म सहती थी। वो हर रात छिपकर उन दोनों को एक एक रोटी खिला जाती थी, और बस उस एक रोटी से उन तीनों के बीच दर्द और हमदर्दी का एक अनोखा रिश्ता बन गया। उसी बच्ची की हिम्मत देखकर हीरा मोती में फिर से भागने का हौसला आता है। वो बच्ची उनकी रस्सियां खोल देती है और वो एक बार फिर आजाद हो जाते हैं। लेकिन इस बार का सफर और भी खतरनाक था, और ये आजादी की तलाश उन्हें कांजी हौसले पहुंचाती है। कांजी हौस मतलब आवारा जानवरों के लिए एक कैद खाना, एक जेल। और कांजी हौस के अंदर का मंजर तो और भी भयानक था। वहां घोड़े, बकरियां, गधे, ना जाने कितने जानवर बंद थे। सबके सब भूख से बेहाल, इतने कमजोर कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो जगह मानो जुल्म की आखिरी हद थी। यहीं पर मोती बगावत का वो काम करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो बाड़े की कच्ची दीवार को अपने सींगों से तोड़ डालता है और बाकी सभी जानवरों से कहता है, भागो। अब देखिए, हीरा तो रस्सी से बंधा था। मोती चाहता तो अकेले भाग सकता था, अपनी जान बचा सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपने दोस्त को अकेला छोड़ने से साफ मना कर दिया। यही तो थी उनकी दोस्ती। तो समझने वाली बात यह है कि मोती के इस एक कदम ने लगभग 10-12 बेजुबान जानवरों की जान बचा ली, उन्हें आजाद करा दिया। भले ही इस सब की सजा भुगतने के लिए वो और हीरा वहीं पीछे रह गए। भूख और कमजोरी से बेहाल अब दोनों दोस्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर थे। उन्हें नीलाम किया जा रहा था। उनकी नीलामी होती है और उन्हें एक कसाई जैसा दिखने वाला दड़ियल आदमी खरीद लेता है। जैसे ही वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है, अचानक दोनों को महसूस होता है कि अरे ये रास्ता तो, ये तो अपना जाना पहचाना है।
और बस यही एहसास कहानी का इमोशनल क्लाइमैक्स है। इसे महसूस करते ही पता नहीं कहां से उनमें एक नई जान आ जाती है। सारी कमजोरी गायब, और वो उस दड़ेल को पीछे छोड़कर ऐसे भागते हैं कि सीधे अपने मालिक झूरी के सामने अपनी जगह पर जाकर ही रुकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दो बैलों की ये कहानी आज भी हमारे दिलों को इतना क्यों छू जाती है? देखिए, ऊपर ऊपर से देखें तो ये जानवरों की एक इमोशनल कहानी लगती है, लेकिन प्रेमचंद इसे तब लिख रहे थे जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, और वो असल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत के संघर्ष की एक दूसरी कहानी कह रहे थे। हीरा और मोती का ये पूरा सफर एक सुकून भरी जिंदगी से गुलामी तक, फिर बगावत, और फिर एक लंबी लड़ाई के बाद अपने घर वापसी, ये सब कुछ एक तरह से अपने हक के लिए लड़ रहे एक पूरे देश की कहानी जैसा है। ये कहानी सीधे सीधे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा से जुड़ जाती है। और अंत में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि आज के दौर में अन्याय के कौन कौन से रूप हैं, और क्या हीरा और मोती की तरह एकजुट होकर बिना बोले भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा हमें आज भी रास्ता दिखा सकता है।